बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम जनाब, आप लोग खैरियत से हैं? जिंदाबाद। कल हमने टॉपिक शुरू किया था अथॉरिटीज़, ऑफिशियल्स, मेंबर्स एंड रेजोल्यूशंस। जो मेन कैप्शन था उसमें से अथॉरिटीज़ का टॉपिक तो कल हम मुकम्मल कर चुके हैं, जिसमें आपको याद है एसएससीपी के बारे में हमने डिटेल से डिस्कशन की और फिर उसके बाद में रजिस्ट्रार के बारे में हमने पढ़ा था। जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो अब हम शुरू कर रहे हैं ऑफिशियल्स इन अ कंपनी। इसमें हम यह देखेंगे कि कंपनी में ऑफिसर किस किस को कहा गया है। तो सबसे पहले तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, डायरेक्टर, और इसके साथ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जिसे आप CFO कहते हैं, कंपनी सेक्रेटरी और अदर ऑथोराइज्ड ऑफिसर ऑफ अ कंपनी। ठीक हो गया। तो इनको टिप्स पे आप याद रख सकते हैं, डायरेक्टर, CEO, CFO और कंपनी सेक्रेटरी। इनके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे भी एक चैप्टर के अंदर, चीफ एग्जीक्यूटिव के बारे में, डायरेक्टर्स के बारे में, इवन कंपनी सेक्रेटरी के बारे में। ठीक है। तो यहाँ पे तो सिर्फ एक डेफिनेशन दी हुई है कि ऑफिसर से मुराद कौन कौन अफराद हैं कंपनी के अंदर। उसके बाद एक डेफिनेशन है बोर्ड की। बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आपने नोटिस किया होगा आमतौर पे BOD भी लिखा होता है। BOD स्टैंड्स फॉर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है। सो इन रिलेशन टू अ कंपनी, बोर्ड से मुराद कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी। और ये लोग कंपनी की मैनेजमेंट को रन करते हैं और ये जितने भी फैसले करते हैं ये बोर्ड मीटिंग में करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में, जिस मीटिंग को बोर्ड मीटिंग कहा जाता है। वैसे बाय द वे थोड़ा सा यहाँ पे अगर आपको बता दूँ कि शेयर होल्डर्स की मीटिंग को जनरल मीटिंग कहा जाता है और डायरेक्टर्स की मीटिंग को बोर्ड मीटिंग कहा जाता है। ठीक है। खैर ये बात बहुत तफसील से हम उस वक्त पढ़ेंगे कि जब मीटिंग्स का चैप्टर शुरू होगा, एक प्रॉपर चैप्टर आगे आएगा मीटिंग्स के ऊपर, तो उसमें जाके ये डिवीज़न होगी। लेकिन ब्रीफली अभी आपको बता दिया कि मेंबर्स लोगों की मीटिंग को क्या कहते हैं? जनरल मीटिंग, और डायरेक्टर्स की मीटिंग को बोर्ड मीटिंग। फिर उसके बाद है एक डेफिनेशन मेंबर्स ऑफ कंपनी। कंपनी का मेंबर हम किस किस को कह सकते हैं, तो उसके ऊपर एक मुकम्मल डेफिनेशन। अच्छा, ये ICAP के पास पेपर में क्वेश्चन भी आया हुआ है मेंबर की डेफिनेशन वाला। तो अभी हम इसको डिफ़ाइन करने जा रहे हैं कि कंपनी के मेंबर में कौन कौन शख्स आता है। ठीक है। तो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है, ज़रा तवज्जो से सुनिएगा, सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम। सबसे पहली बात, अब आप पूछेंगे क्या मतलब है सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम का? तो इसका मतलब है वो लोग जिन्होंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऊपर दस्तखत किए थे। सो अगर आप प्लीज़ राइट डाउन कर लें मीनिंग सब्सक्राइबर्स का। यहाँ पे मेमोरेंडम के कॉन्टेक्स्ट में, मेमोरेंडम के पस मंज़र में, मेमोरेंडम के साथ जब ये लफ्ज़ आ गया सब्सक्राइबर्स, तो इस लफ्ज़ का मतलब है सिग्नेटरीज़। सिग्नेटरीज़ दस्तखत करने वाले। हाँ, सिंगुलर है ना सिग्नेटरी, तो उसकी प्लूरल सिग्नेटरीज़, दस्तखत करने वाले। तो सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम से मुराद कौन अफराद हैं? जिन लोगों ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऊपर दस्तखत किए थे। ठीक है। अच्छा, गालिबन कल हमारी ये बात हो रही थी कि कंपनी की रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स बना के रजिस्ट्रार को फाइल करने पड़ते हैं। कल ये बात हो रही थी ना। तो गालिबन कल तो हम इस कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस कर रहे थे कि रजिस्ट्रार के पास क्या क्या इख्तियारात हैं। कल हम उस पस मंज़र में ये बातें पढ़ रहे थे। तो जो डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार को फाइल किए जाते हैं उनमें एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन,
यानी जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाने जा रहे होते हैं, जब आप कंपनी रजिस्टर्ड करवाने जा रहे होते हैं, तो कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी देना होता है, और उस मेमोरेंडम के ऊपर दस्तखत जो लोग करते हैं वो क्या कहलाते हैं? सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम। और ये होते कौन हैं? इसका जवाब है इनिशियल मेंबर्स ऑफ कंपनी, यानी जिन लोगों ने कंपनी की बुनियाद रखी, इनिशियल फाउंडर्स, प्रमोटर्स, जो इनिशियल मेंबर्स हैं। इनिशियल मेंबर्स के अल्फाज अगर आप याद रख लें तो मेंबर की तारीफ़ में सबसे पहले कौन आ चुका है अब तक, जो हमने डिस्कशन किया है? सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम, यानी जिन लोगों ने मेमोरेंडम के ऊपर साइन किए थे, ठीक है, दस्तखत किए थे, सिग्नेचर किए थे, वो हो गए सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम। अच्छा, क्यों ना चलते चलते एक चीज़ और भी आपके नॉलेज में लाई जाए। मेमोरेंडम के कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ड आया ना सब्सक्राइबर्स, तो मैंने आपको इसका मतलब बता दिया सिग्नेटरीज। लेकिन अगर यही लफ्ज़ सब्सक्राइबर्स कभी शेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हुआ हो तो वहाँ पे फिर इससे मुराद होता है शेयर होल्डर्स। यानी फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे स्टेटमेंट लिखी हुई हो सब्सक्राइबर्स ऑफ शेयर्स, तो अब वो लफ्ज़ सब्सक्राइबर्स ही है, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में अब आया है? शेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में, शेयर्स के पस मंज़र में। तो अब इसका मतलब हम क्या लेंगे? शेयर होल्डर्स। तो ये ज़रा पहचान आप याद रखिएगा कि अगर लफ्ज़ सब्सक्राइबर डॉक्यूमेंट के कॉन्टेक्स्ट में आए, जैसे कि मेमोरेंडम के साथ लफ्ज़ लिखा हुआ है सब्सक्राइबर्स, यानी सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम, तो हम मुराद लेंगे सिग्नेटरीज़। और अगर सब्सक्राइबर्स के बाद शेयर्स का कोई तज़किरा हो रहा है तो फिर शेयर होल्डर्स। ओके हो गया? अच्छा, तो वैसे बाय द वे अभी तक भूले तो नहीं आपके डेफिनेशन हम किसकी पढ़ रहे हैं? मेंबर की। तो मेंबर की डेफिनेशन में सबसे पहला पॉइंट सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम, यानी वो लोग के जिन्होंने मेमोरेंडम के ऊपर दस्तखत किए। और ज़ाहिर सी बात है इनके बारे में आप यही अज्यूम कंसिडर कर सकते हैं ना कि इन्होंने कंपनी का मेंबर बनने के लिए एग्री किया हुआ है। बोलें तभी तो इन्होंने साइन किए मेमोरेंडम के ऊपर, और यकीनन फिर ये लोग मेंबर बन भी जाएंगे जब कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी। अब स्टेटमेंट आप किताब से पढ़ के देखें, क्या यही अल्फाज यहाँ पर लिखे हुए हैं? सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर डीम्ड का मतलब कॉन्सिडर्ड। तो सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम जो हैं, इनके बारे में यही कंसिडर किया जाता है कि इन्होंने एग्री किया हुआ है कि हम कंपनी के मेंबर बनेंगे। और फिर ये लोग कंपनी के मेंबर्स बन भी जाते हैं जो ही कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है, इनकॉर्पोरेट हो जाती है। सो दे बिकम मेंबर ऑफ द कंपनी। अच्छा, मेंबर की तारीफ में एक तो ये लोग आ गए, ज़रा मुझे फीडबैक देते हैं, बता दें यहाँ तक क्लियर हो गया? yes, sir. अच्छा, अब वो कहते हैं सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम के अलावा और कौन कौन से अफराद हैं कि जो मेंबर की तारीफ़ में आते हैं। तो उसमें आप देखें नीचे 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पॉइंट ए में वो ये कहता है कि कोई भी ऐसा पर्सन कि जिसे कंपनी की जानिब से किसी भी काइंड के या किसी भी क्लास के शेयर्स इशू किए गए हों। दोहरा दूँ आपके लिए? yes, हर वो बंदा कि जिसे शेयर्स अलॉट किए गए हों, किसी भी काइंड के, किसी भी क्लास के शेयर्स कंपनी की जानिब से, तो वो पर्सन भी कंपनी का मेंबर बन जाता है। और अगर आप ये 2 अल्फाज के ऊपर देख रहे हैं कि ये क्या चीज़ आ गई है, काइंड और क्लास, तो इस पर परेशान मत होइएगा। जब आगे हम इंशाल्लाह शेयर कैपिटल का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें ये चीज़ पढ़ने को मिलेगी कि शेयर्स की काइंड्स भी हो सकती हैं और फिर काइंड्स को फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है, जिसे क्या कहते हैं? क्लासेस ऑफ शेयर्स। जैसे कि चूँकि आप ऑब्वियसली सारे सीनियर स्टूडेंट्स हैं तो काइंड्स आपने सुन रखी हैं, पढ़ रखी हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है? तो ये हैं काइंड्स। अब इनको फर्दर अगर आप क्लासिफाई करें तो उसमें वो जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ये प्रेफरेंस शेयर्स की आगे क्लासेस हैं, ठीक है? तो खैर ये अभी फ़कत मुख्तसर तौर पे मैंने आपको बता दिया
ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए, जिसकी डिटेल हम शेयर कैपिटल के चैप्टर में जाके आप पढ़ेंगे। खैर, मेंबर की डेफिनेशन की तरफ ज़रा दोबारा आते हैं। मेंबर की डेफिनेशन में अब तक एक चीज़ जो हम ख़त्म कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, वो तो था सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम, और उसके बाद दूसरी बात हम ये कर रहे हैं, जो बात हमारी कंटिन्यू थी, कि कंपनी की जानिब से जिन पर्सन्स को किसी भी काइंड के या किसी भी क्लास के शेयर्स जो इशू किए गए हैं, अलॉट किए गए हैं, तो वो पर्सन्स भी कंपनी के मेंबर्स शुमार किए जाते हैं। अच्छा, अब फ़र्ज़ करें कि एक ऐसी कंपनी है कि जिसका शेयर कैपिटल है ही नहीं। आपकी याददाश्त का इम्तिहान है। क्या हमारी किसी प्रीवियस क्लास के अंदर किसी ऐसी कंपनी के बारे में डिस्कशन हुई थी कि जिसमें आपको ये बताया गया हो कि ये वो कंपनी है कि इट मे हैव शेयर कैपिटल, इट मे नॉट हैव शेयर कैपिटल? हमने एक प्रीवियस क्लास के अंदर इसको डिस्कस कर रखा है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का जिस दिन आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, तो वहाँ पे डिवीज़न की थी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। याद करें वो जिस दिन वो इंज़िमाम और उस तरह की एग्ज़ाम्पल क्लास में आई थी, याद आ गया? तो एक आपको बताया था कि ये ख़ुद कैपिटल ले के आते हैं इनिशियल एक्सपेंसेस मीट करने के लिए, तो अगर ये कैपिटल ख़ुद कंट्रीब्यूट करें तो इसको हम कहते हैं हैविंग शेयर कैपिटल। अब सारी बात याद, शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह याद आ गया, ठीक है। अच्छा, अब चूँकि आपकी मेमोरी रिफ़्रेश हो गई है, याद आ गया है कि कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, तो अब आपको ये पॉइंट पढ़ना आसान हो जाएगा। जो बी पॉइंट है, क्या कहता है? इन रिलेशन टू अ कंपनी नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल, एनी पर्सन हु हैज़ एग्रीड टू बिकम द मेंबर ऑफ अ कंपनी। तो अगर एक कंपनी का शेयर कैपिटल नहीं है, तो इस कंपनी में फिर मेंबर किसे कहेंगे? उस पर्सन को कि जो इस कंपनी का मेंबर बनने के लिए एग्री हो गया, तो फिर वो बंदा भी मेंबर कहलाएगा। ऑल दो कैपिटल नहीं लेके आया, बताएं, ऑल दो उसकी जानिब से कोई कैपिटल में कंट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है सर। अगर यहाँ पे उसका हैविंग शेयर कैपिटल तो फिर वो शेयर होल्डर, जी, फिर तो शेयर्स उसको मिले कंपनी की तरफ से, तो फिर ना सिर्फ वो शेयर होल्डर है बल्कि मेंबर भी है, ठीक हो गया। इसीलिए अब नेक्स्ट देखें, एक सेंटेंस के अंदर उसने ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी है कि ये जो दो टर्म्स हैं ना, मेंबर्स और शेयर होल्डर्स, ये इंटरचेंजेबली इस्तेमाल होती हैं। अगर आपको लफ्ज़ नज़र आ चुका हो, मतलब कभी आप लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं शेयर होल्डर्स, कभी इसी मफहूम के लिए लफ्ज़ लिखा होता है मेंबर्स, तो इंटरचेंजेबली ये वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, एक दूसरे की जगह पे ये अल्फाज इस्तेमाल होते रहते हैं। हाँ, उसने एक एनालिसिस किया है, कहता है अलबत्ता जो टर्म है ना मेंबर, ये ज़रा ब्रॉडर है, ठीक है, इसमें शेयर होल्डर भी आ गया, ठीक है, ये चीज़। ज़रा एग्जाम्पल्स पढ़ लें जी, एग्जाम्पल नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर 14, जल्दी से, ताकि जो कॉन्सेप्ट हमने अभी सीखा ये समझ आ जाए मुकम्मल तौर पे। दोनों एग्जाम्पल्स, अदील वाली और मारिया वाली एग्जाम्पल जो है, जी ओके। ख़ास तौर पे ये जो एग्ज़ाम्पल 14 है, ये ज़्यादा अच्छी एग्ज़ाम्पल है, मतलब इसके अंदर एक नई बात उसने की हुई है। कौन सी वाली? कि अभी तक जो शेयर सर्टिफिकेट्स वो प्रिंट नहीं हुए थे और अभी उसे मिलने थे, असाइन नहीं हुए थे, लेकिन उसके बावजूद वो कहते हैं कि वो मेंबर बन चुकी है, ठीक है। अगरचे आप उसे अभी तक शेयर होल्डर नहीं कह सकते, लेकिन मेंबर वो बन चुकी है। अच्छा, अब आते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशंस।
ये लीजिए कंप्लीट हो गया, टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशंस बाय द मेंबर्स। ठीक है, तवज्जो से ज़रा इनिशियल कुछ इसके बारे में बातें सुन लें, समझ लें। जितने भी अहम फैसले होते हैं आप क्या समझते हैं, वो कोई एक शेयर होल्डर बैठ के वो फैसले कर रहा होगा या कि जो फैसले होते हैं वो मीटिंग्स में होते होंगे? मीटिंग्स में। अब थोड़ी ही देर पहले मैंने आपको बताया था कि डायरेक्टर्स की मीटिंग को हम कहते हैं बोर्ड मीटिंग, लेकिन जो मेंबर्स की मीटिंग्स होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? जनरल मीटिंग्स। ठीक है, तो जनरल मीटिंग्स में मेंबर्स लोग जब डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं तो ये जिस भी मैटर के बारे में कोई फ़ैसला लेना होता है ना, जिस भी मामले के बारे में कोई डिसीजन लेना होता है, तो तरीक़ाकार ये है कि एक रेजोल्यूशन पेश की जाती है, जिसे उर्दू में क्या कहते हैं? करारदाद। अब आप कहेंगे, मुझे लग रहा है शायद आप कहेंगे कि साहब ना हमें पता है रेजोल्यूशन का, ना हमें पता है करारदाद का। ठीक है, हम तो सादा से बंदे हैं, तो हमें ज़रा और आसान अल्फाज में बता दें। तो मतलब ये वो कहते हैं जी हाँ क्या बात है, ज़बरदस्त, बहुत पुराने हैं आप यार। कहते सर वो जो 23 मार्च 1940 को जो करारदाद पाक। ठीक है तो अगर बहुत ही आसान अल्फाज में इसको हम समझने की कोशिश करें तो जिस भी मामले पे कोई फ़ैसला करना है तो कोई एक तजवीज़ सी बना के आप मीटिंग में मेंबर्स के सामने पेश कर दें। कोई एक सजेशन, कोई एक तजवीज़, कोई एक रिकमेंडेशन, उसको हम ज़रा कह सकते हैं कि जी ये एक रेजोल्यूशन है, एक करारदाद है जो पेश की गई है। ठीक है, अच्छा एग्ज़ाम्पल के ज़रिए मज़ीद वाज़े कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे कंपनी का नाम ही चेंज करना है। आप क्या समझते हैं? ये एक बहुत ही ऑर्डिनरी और मामूली सा मामला है, एक बहुत अहम मामला है। ठीक है, अब सवाल ये है कि क्या नाम चेंज किया जाए या ना किया जाए। सवाल नंबर 2 है कि अगर नाम चेंज किया जाए तो फिर ये नाम रखा जाए, कोई एक सजेस्टेड नेम है, तो बेसिकली सजेशन आ गई ना, तो इसको हम फिर प्रॉपरली क्या वर्ड बोलते हैं? रेजोल्यूशन। ठीक है, कि एक रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग के अंदर पेश की गई। अच्छा, अब ये जो रेजोल्यूशन है ये पास भी हो सकती है, नाकाम भी हो सकती है। पास या नाकाम होने का फैसला भला कैसे होगा? वोट्स के ज़रिए। इसीलिए जो रेजोल्यूशंस की टाइप्स का तज़किरा बाद में है, पहले उसने ये बता दिया वोटिंग राइट्स। ठीक है, कि जनरल मीटिंग्स में मेंबर्स लोगों के सामने जब भी कोई करारदाद पेश की जाएगी, जब भी कोई रेजोल्यूशन पेश की जाएगी, तो उस रेजोल्यूशन के पास होने या नाकाम होने का इन्हिसार वोटिंग पे है। ठीक है, कि अगर अक्सरियत में वोट आ गए तो पास, अगर अक्सरियत के वोट्स जो हैं वो उस करारदाद के मुखालिफ थे तो उसका मतलब वो करारदाद नाकाम हो गई। बताएं, ऐसा ही है ये चीज़। तो वोटिंग राइट्स की नेक्स्ट हेडिंग है। तो वोटिंग राइट कौन यूज़ करते हैं? इस वक्त हम किन लोगों की मीटिंग की बात कर रहे हैं? इस वक्त शेयर होल्डर्स की मीटिंग की बात कर रहे हैं। शेयर होल्डर्स की मीटिंग या मेंबर्स की मीटिंग को क्या कहते हैं? जनरल मीटिंग। तो जनरल मीटिंग में जब भी कोई करारदाद पेश की जाती है तो इस करारदाद के पास होने या नाकाम होने का इन्हिसार इस बात पे है कि वोट्स कितने कास्ट हुए हैं, हिमायत में या मुखालफत में। ठीक है, और वोट कौन कास्ट करता है? मेंबर्स, शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो मेंबर्स के वोटिंग राइट्स। अब एक क्वेश्चन जहन में आ सकता है मुमकिन तौर पे, वैसे तो आप बहुत ज़हीन है मुझे पता है माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको नज़र बद से बचाए। तो क्या कंपनी के तमाम मेंबर्स वोटिंग राइट रखते हैं? मतलब अगर हम ख़ास तौर पे पब्लिक कंपनी की बात करें तो पब्लिक कंपनी में तो मेंबर्स की तादाद तो सैकड़ों हज़ारों में हो सकती है और होती है तो कितना अजीब मंजर होगा, एक जम्मे गफ़ीर, एक जलसा आम ऐसा ही है यार। ये नहीं होता कि सारे के सारे वहाँ पे मतलब हो। ये एक छोटी सी अगर लाइट से अंदाज़ में बात करें तो जनाब को ऐलान हो रहा होगा, हजरात एक ज़रूरी ऐलान सुनिए
कि फ़लाँ कंपनी की जनरल मीटिंग मुनक़द हो रही है बाद नमाज इशा। ठीक है, और वो भाई कह रहे हैं कि मीटिंग के अख्ताम पे लंगर का भी वसी इंतज़ाम है, भाई खुदा का खौफ करो। ठीक है, हम कॉर्पोरेट लेवल की बातें कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, तो खैर ये तो था एक थोड़ा सा लाइटर मोड के अंदर हमने बात कर ली। तो क्वेश्चन मैंने भला कौन सा रेज़ किया था कि क्या सारे के सारे मेंबर्स के पास वोटिंग राइट होते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। ख़ास तौर पे अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें ऐसा नहीं होता। फ़कत वही लोग आके मीटिंग अटेंड कर सकते हैं और वोट कास्ट कर सकते हैं कि जो एंटाइटल्ड हों। एक वर्ड आज के बाद आपको जगह जगह लिखा हुआ नज़र आएगा, एंटाइटल्ड, जिसका उर्दू में मतलब है हकदार। मेंबर्स में से, शेयर होल्डर्स में से फ़कत वही मेंबर्स वो मीटिंग अटेंड करने का हक़ रखते हैं और फिर वोट कास्ट करने का हक़ रखते हैं कि जिनके पास ये एंटाइटलमेंट है। अब यहीं से जुड़ा हुआ एक सवाल और जहन में आ गया कि साहब ये भी बता दीजिए कि ये फिर एंटाइटलमेंट कौन से मेंबर्स या शेयर होल्डर्स के पास होगी? सवाल है ना। तो इसका जवाब है कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में वो क्राइटेरिया लिख दी रहता है। अगर आपको याद हो, चंद एक लेक्चर पहले जब आर्टिकल्स के बारे में बहुत ब्रीफ आपको बताया था, तफसील में तो आपने चैप्टर 2 में जाके पढ़ना है इंशाल्लाह। बहुत थोड़ा सा जब आपको बताया था आर्टिकल्स के बारे में, तो ये बताया था कि आर्टिकल्स जो हैं इनमें दरअसल कंपनी के जो इंटरनल मैटर्स हैं इनके बारे में रूल्स लिखे होते हैं। आर्टिकल्स क्या हैं? रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग इंटरनल अफेयर्स ऑफ अ कंपनी। तो ये जो वोटिंग वाला मामला है ये भी तो इंटरनल ही है। कहाँ लिखा हुआ होगा? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में वो क्राइटेरिया लिख दिया जाता है कि जनाब जो मेंबर इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरेगा वो जनरल मीटिंग अटेंड भी कर सकता है, वोट भी कास्ट कर सकता है। अब यहाँ से एक और सवाल ठीक है ना जनाब, कसर नहीं छोड़ी इंशाल्लाह हमने अंडरस्टैंडिंग में। एक और सवाल कि आम तौर पे वो क्राइटेरिया क्या हो सकता है? तो उसका एक जवाब सुन लें। जैसे कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में आप ये लिख सकते हैं कि जिस मेंबर या शेयर होल्डर के पास कम अज़ कम, मिसाल के तौर पे 10 लाख शेयर्स हैं कंपनी के, जस्ट फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ मैं, हालांकि ये बहुत थोड़े होते हैं पब्लिक कंपनी के लिहाज तो ये बहुत थोड़े हैं, लेकिन आप भी तो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं ना, ज़्यादा सुन के आप परेशान ना हो जाएं। ठीक है, तो अगर आर्टिकल्स में ये आप लिख दें कि जिस शेयर होल्डर के पास कम से कम 1 मिलियन शेयर्स हैं, फ़कत वो एंटाइटल्ड है और वो बंदा मीटिंग अटेंड भी कर सकता है, आके वोट भी कास्ट कर सकता है। तो इसका मतलब है 1 मिलियन एंड अबव शेयर्स रखने वाला शेयर होल्डर एंटाइटल्ड शेयर होल्डर होगा। फिर बताएं। और लेस देन 1 मिलियन शेयर्स वाला शेयर होल्डर फ़कत शेयर होल्डर तो होगा लेकिन वो एंटाइटल्ड नहीं होगा वोट कास्ट करने के लिए, मीटिंग अटेंड करने के लिए। अब एक और सवाल इधर तको ना यार एक और सवाल कि फिर इस बेचारे को क्या मिला? ये जो 1 मिलियन से कम शेयर्स रखने वाला शेयर होल्डर है, एंटाइटलमेंट तो है नहीं इसके पास मीटिंग अटेंड करने की। तो जनाब ये लोग जो हैं ये डिविडेंड के एंटाइटल्ड होते हैं, कंपनी के मुनाफा में इनका हिस्सा होता है। ठीक है, डिविडेंड रिसीव करने के एंटाइटल्ड होते हैं ये चीज़। अच्छा, वैसे काफ़ी सारे सवाल बीच में करते करते हम यहाँ तक आ गए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर स्टेप के ऊपर एक एक चीज़ क्लियर होती गई। वोटिंग राइट्स हमारा टॉपिक चल रहा था, तो उम्मीद करता हूँ समझ आ गई आपको। ठीक है, अच्छा, अब इसमें वोटिंग कास्ट किस तरह से की जा सकती है वो भी यहाँ पे क्लियर किया गया। एक तो ये है कि जो एंटाइटल शेयर होल्डर है वो खुद आ जाए जनरल मीटिंग में, इसे हम कहते हैं इन पर्सन। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? इन पर्सन, मतलब खुद बजाते खुद वो मीटिंग में शरीक होकर वोट कास्ट कर ले। अच्छा, अगर कोई मजबूरी है, बीमार है, मुल्क से बाहर है, वो जनरल मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता किसी मजबूरी के बायस,
तो इस सूरत में फिर वो अपना नुमाइंदा भेज सकता है, अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज सकता है, जिसको प्रॉक्सी कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉक्सी। डन हो गया जी, जिसके बारे में हम आगे बहुत तफसील से पढ़ेंगे जब मीटिंग्स का चैप्टर हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है बच्चों? जी सर। तो ये प्रॉक्सी के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये उस टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैंने इतना बता दिया जितना ज़रूरी था। तो प्रॉक्सी दरअसल कौन होता है? ये वो रिप्रेजेंटेटिव है, नुमाइंदा है कि जिसको मीटिंग अटेंड करने के लिए भेजा एक मेंबर ने, ठीक है, जो खुद एंटाइटल्ड था लेकिन किसी वजह से मीटिंग में शरीक नहीं हो सकता था, तो वो प्रॉक्सी। जल्दी से बताएं, वोटिंग राइट इस्तेमाल करने का हक। पोस्टल बैलेट भी लिखा। जी जी सब पहले उधर आ जाए फिर तरतीब से। अच्छा, एक आपको ये बताया कि इन पर्सन शेयर होल्डर जो एंटाइटल्ड है वो खुद आ सकता है। एक आपको क्या बता दिया कि खुद नहीं आ सकता, कोई मजबूरी है, शरीक नहीं हो सकता, तो वो प्रॉक्सी को भेज दें। अच्छा, फिर एक तरीका है कि जनाब पोस्टल बैलेट के ज़रिए आप अपना वोट भेज दें। पोस्टल बैलेट का मतलब ये है कि आप अपना वोट डाक के ज़रिए भेज दें, ठीक है, पोस्ट के ज़रिए अपना वोट आप भेज दें, तो मीटिंग में फिर आपका वो वोट भी काउंट हो जाएगा। ये है डाक के ज़रिए भेजा गया वोट, जिसे क्या कहते हैं? पोस्टल बैलेट। ठीक हो गया? अच्छा, ये आजकल आप सुनते नहीं हैं ये बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक भी होना चाहिए, सुनते रहते हैं ना? तो क्या मतलब उसका? बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने यहाँ आके इन पर्सन वोट कास्ट करना होता है? नहीं, तो उसका तरीका भी कुछ ऐसा ही है कि वहाँ रहते हुए अपना वोट का हक वो इस्तेमाल कर सकते हैं। डन हो गया? पोस्टल बैलेट। ये तो ये हैं जी अपना वोटिंग राइट इस्तेमाल करने के मुख्तलिफ तरीके। और कोई रह गया तो वही बता दें। वोटिंग राइट के अंदर वीडियो लिंक, हाँ वीडियो लिंक के थ्रू भी, बिल्कुल शाबाश। तो एक तरीका ये है कि अगर आप मीटिंग में वीडियो लिंक के थ्रू शरीक हैं तो आप अपना वोट भी इसी तरह दे सकते हैं, मतलब ऑनलाइन वीडियो लिंक के थ्रू अपना वोट भी आप दे सकते हैं। चूँकि आप ज़ाहिर सी बात है फ़िज़िकली मौजूद नहीं है मीटिंग में, लेकिन आप ऑनलाइन आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, वीडियो लिंक के थ्रू आप कनेक्टेड हैं उस मीटिंग के साथ, आप उस मीटिंग की कार्रवाई को भी देख रहे हो, प्रोसीडिंग को भी देख रहे हो, और जब वोटिंग का टाइम आएगा तो आप वोट भी कास्ट कर सकते हो वीडियो लिंक के थ्रू। वोटिंग राइट मुकम्मल हो गया जी, सारा हो गया, पोस्टल बैलेट भी हो गया। अच्छा, अब आ जाएं डेफिनेशन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन। तो ये हमारा मेन कैप्शन था, टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशंस बाय मेंबर्स। वोटिंग राइट को डिस्कस करने के बाद अब आ जाते हैं जो दो अक़साम हैं, जो दो टाइप्स हैं, काइंड्स हैं रेजोल्यूशंस की। उनमें पहली है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, दूसरी है स्पेशल रेजोल्यूशन। तो पहले हम बात करते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के ऊपर। इधर तवज्जो कीजिएगा सब लोग। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से मुराद वो रेजोल्यूशन है कि जो मेंबर्स की सिंपल मेजॉरिटी से पास की जा सकती हो। सो हाईलाइट कर लें या अंडरलाइन कर लें, ये है जी, ठीक है। जल्दी से दोहरा दें, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कौन सी रेजोल्यूशन है कि जो मेंबर्स की सिंपल मेजॉरिटी से पास की जा सकती हो। और सवाल कि सिंपल मेजॉरिटी किसे कहते हैं? तो इसका सिंपल सा जवाब कि एटलीस्ट 51%, एटलीस्ट 51% मेंबर्स के वोट्स अगर करारदाद की हिमायत में आ जाएं तो हम कहते हैं ये करारदाद पास हो गई है, ठीक है। तो सिंपल मेजॉरिटी के अल्फाज भी आ गया और ये भी आ गया 50, एटलीस्ट 51%। नहीं, वो डेसिमल में वोट नहीं काउंट है। आप जब 51% कहते हैं तो लाइक मेंबर्स की तादाद ज़्यादा हो सकती है ना,
हाँ, अब इसमें तादाद को नहीं, इसमें ना नंबर ऑफ़ वोट्स को गिनते होते हैं। अब आप पूछेंगे साहब ये नंबर ऑफ़ वोट्स का मतलब क्या है? असल में होता कुछ इस तरह है कि जो नंबर ऑफ़ वोट्स होते हैं और नंबर ऑफ़ शेयर्स ये मुख्तलिफ हो सकते हैं। मतलब एक शेयर होल्डर के पास जो नंबर ऑफ़ वोट्स हैं वो मिलियंस की तादाद में भी होते हैं। अब आप पूछेंगे ये क्या चक्कर है, मतलब एक अकेला बंदा है क्या उसके पास 50 लाख भी वोट होते हैं? तो जी हाँ होते हैं, ठीक है। तो वो उसके नंबर ऑफ़ शेयर्स पे डिपेंड कर रहा होता है कि उसके वोटिंग राइट्स कितने हैं। ये हम प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह डायरेक्टर्स के चैप्टर के अंदर। डायरेक्टर्स के चैप्टर के अंदर जब हम डायरेक्टर्स का इलेक्शन पढ़ेंगे ना, उसमें ये चीज़ प्रैक्टिस होगी, ये वाली, कि ये कैलकुलेशन किस तरह होती है। तो बाकायदा कैलकुलेशन हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह क्लास में कि हाउ टू कैलकुलेट द वोट्स। मालूम हो गया जी? तो फिर आपको मालूम हो जाएगा कि ये वोट्स कैसे होते हैं। चलें यार, आपने पूछ लिया तो क्या याद करेंगे आप। असल में ना वोट्स होते हैं दो तरह, एक होते हैं वोटिंग बाय पोल, एक होती है वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स। अगर तो मीटिंग में वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स करवाई जाए तो 1 मेंबर 1 वोट, समझ आ गई? और अगर वोटिंग बाय पोल करवाई जाए, बाय पोल का मतलब पोलिंग, मतलब बैलेटिंग, पर्ची, ठीक है, उसमें फिर नंबर ऑफ वोट ज़्यादा होते हैं। उसमें फिर हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि कौन से शेयर होल्डर के पास कितने नंबर ऑफ वोट्स हैं, ठीक है। तो वो फार्मूलाए हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आगे जाके। तो खैर ये यहाँ तक समझ आ गया। तो सिंपल मेजॉरिटी का मतलब है एटलीस्ट 51%। जी, मिनिमम 51%, एटलीस्ट 51%। और जो है स्पेशल रेजोल्यूशन, ये ज़रा वो रेजोल्यूशन है कि जो पूरे कंपनी लॉ में अब आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। आप देखना जगह जगह आपको तज़किरा नज़र आएगा कि जी ये वाला मैटर है और इसको अगर पास करना है करारदाद के दिए तो स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड है। शुरू करो जी, अगर आपने कोई नोट वगैरह कर लिया हो तो। अच्छा, स्पेशल रेजोल्यूशन से मुराद वो रेजोल्यूशन है कि जो कम से कम 3/4 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स से पास की जाए, ठीक है। 3/4 चेक करें इसका क्राइटेरिया। और 3/4 को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें, जिस तरह हमने ये परसेंटेज में कन्वर्ट किया था, तो एटलीस्ट 75%, ठीक है। लेकिन प्लीज़ आपने ये वाला जो फिगर है ये फ़कत याद रखने के लिए, ठीक है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, फॉर गॉड सेक। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इस तरह न्यूमेरिक में भी नहीं, वर्ड्स में, ठीक है, 3/4, ठीक है। तो स्पेशल रेजोल्यूशन से मुराद वो रेजोल्यूशन है कि जो मेंबर्स की 3/4 मेजॉरिटी से पास की जा सके, उसको हम कहते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन। और एक रिक्वायरमेंट और है इसी के साथ ही स्पेशल रेजोल्यूशन की डेफिनेशन में ही, वो है कि जिस मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास की जानी है, जुमला दोहराएं, जल्दी बोलें, जिस मीटिंग में, जिस रेजोल्यूशन में मीटिंग नहीं पास होनी हाँ क्या, जिस मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास की जानी है, उस जनरल मीटिंग का नोटिस डेट ऑफ मीटिंग से कम 21 दिन पहले जो एंटाइटल्ड मेंबर्स हैं उनको दिया जाना चाहिए। अब दूसरी चीज़ जो हाईलाइट करने वाली है वो 21 दिन है। सो एटलीस्ट 21 डेज बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग इस मीटिंग का नोटिस उनको दिया जाना चाहिए। जो लोग मीटिंग अटेंड करने के एंटाइटल्ड हैं, जो लोग मीटिंग में आके वोट कास्ट करने के एंटाइटल्ड हैं। तो दो बातें याद हो गई। तादाद कितनी थी? 3/4 मेजॉरिटी। और इस मीटिंग का नोटिस कम से कम कितने दिन पहले?
कम से कम 21 दिन पहले इस मीटिंग का नोटिस जो है वो तमाम एंटाइटल्ड मेंबर्स को दिया जाना चाहिए। ओके हो गया? अभी बात मुकम्मल तो नहीं हुई, वैसे आप बड़े खुश हो रहे होंगे यार चलो शुक्र है ख़त्म हो गया, लेकिन जनाब इस नोटिस में जहाँ बहुत सी बातें लिखी हुई होंगी, किस नोटिस की बात कर रहा हूँ मैं? हाय हाय, आप भी उसके पीछे हैं, अल्लाह अल्लाह, एक दूसरे के पीछे ही हैं आप सारे माशाल्लाह, सब साई हैं। नोटिस ऑफ मीटिंग कि जिस मीटिंग में ये स्पेशल रेजोल्यूशन पेश की जानी है, कहते हैं उस मीटिंग के नोटिस में जहां बहुत सी बातें लिखी हुई होंगी, यानी एजेंडा, लफ्ज़ सुना हुआ एजेंडा, डेट ऑफ मीटिंग, टाइम ऑफ मीटिंग, प्लेस ऑफ मीटिंग, ठीक है। और एजेंडा में क्या आएगा? आइटम्स टू बी डिस्कस्ड इन द मीटिंग, टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड, हाँ, सब्जेक्ट्स टू बी डिस्कस्ड, मौज़ूआत जिनके ऊपर गुफ्तगू होनी है। तो नोटिस में जहाँ ये सब कुछ लिखा हुआ होगा, वहाँ इसी नोटिस में ये भी लिखना ज़रूरी है कि इस मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास होनी है, और जिस मौजू पे पास होनी है वो मौजू ये है, वो टॉपिक ये है। तो नोटिस में मेंशन्ड होना चाहिए, क्या चीज़ मेंशन होना चाहिए? कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास हमने करनी है और इस टॉपिक पे करनी है। सवाल क्यों फिक्र करते हो? सवाल क्यों जी? नोटिस में ये जिक्र करना क्यों ज़रूरी है कि स्पेशल रेजोल्यूशन हमने पेश करनी है? तो इसका जवाब है ताकि तमाम के तमाम मेंबर्स जिन्होंने मीटिंग में शरीक होकर वोटिंग करनी है, वो पहले से अपना माइंड बना के आए कि मैंने इस रेजोल्यूशन की हिमायत में वोट देना है या मुखालफत में। सो एवरी मेंबर शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड, पहले एडवांस में। समझ आ गई ये चीज़? सर इसमें एक और है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी इसका बताया गया होगा कि इस जो भी हमारी मीटिंग होगी वो स्पेशल रेजोल्यूशन से होगी। ये हर मैटर के बारे में कानून ने बताया हुआ है कि अगर ये मैटर है तो ये वाली रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड है, अगर फलां मैटर है तो ये वाली रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड है, ये लॉ ने बताया हुआ है। समझ आ गई? मसलन मैं एक छोटी सी एग्जांपल शेयर करता हूँ, बल्कि मैं क्यों बताऊँ आपको, आप तो माशाल्लाह आप इतने काबिल हो गए हैं, आलिम फाजिल हो गए हैं कंपनी लॉ के, तो क्यों ना आपसे पूछें, बताएं मुझे कि ये वाली जो स्पेशल रेजोल्यूशन है ये एवं कोई छोटे मोटे मामलात के लिए, हल्के फुल्के से रूटीन के मैटर के लिए होगी या अहम किस्म के मामलात? ऐसा ही है, इम्पॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, स्पेशल किस्म के मैटर के लिए ये, ठीक है। तो देखा कानून आना शुरू हो गए। अच्छा, एक मिनट, चलते चलते एक और सवाल भी कर लें फिर। ये अगर एक कंपनी अपने नेचर ऑफ बिजनेस ही चेंज करना चाहती है, बिल्कुल, मतलब पहले कारोबार चल रहा था टेक्सटाइल का, अब कारोबार मुकम्मल तौर पे उन्होंने शिफ्ट करना है, चेंज करना है, वो फार्मास्यूटिकल में आना चाहते हैं। सो इट इज़ चेंज इन नेचर ऑफ बिजनेस। व्हाट डू यू थिंक, इसके लिए कौन सी करारदाद पास करना होगी, ऑर्डिनरी या स्पेशल? स्पेशल, सारे नहीं, वही 3/4 वाली मेजोरिटी, ठीक है। इस मामले को हम मीटिंग में रखेंगे, ठीक है, और करारदाद पे वोटिंग करवाई जाएगी। अगर तो कम से कम 3/4 मेजोरिटी करारदाद की हिमायत में है तो बिज़नेस की नेचर बदली जा सकती है, वरना नहीं। तो यहाँ से साबित क्या हुआ इन दोनों को कंपैरिजन करने के बाद कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कौन से मैटर्स के बारे में होती है और स्पेशल रेजोल्यूशन कौन से मैटर्स के बारे में होती है। जो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है वो ज़रा कम अहम मामलात के बारे में, लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन बहुत अहम, बहुत इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट मामलात के बारे में होती है। डन हो गया, यही हमारा आज का टॉपिक है और यहाँ पे ख़त्म, ठीक हो गया। एक सेम है, वो नोटिस पीरियड सेम है।
अच्छा एक मिनट आपने तो सीरियस ले लिया, ठहर तो जाएं। एक आखिरी चीज़ बिल्कुल लास्ट, ज़रा किताब में देखें एक लिखा हुआ है प्रोवाइडेड। स्पेशल रेजोल्यूशन के नीचे एक अलग से पैराग्राफ प्रोवाइडेड दैट, इसको हम कहते होते हैं लॉ की ज़ुबान में प्रोवाइजो। यानी इस तरह जो कोई पैराग्राफ शुरू हो रहा हो ना प्रोवाइडेड से, तो क्या बोलते होते हैं? मतलब आप कह लें ये कोई एक एडिशनल, कोई कंडीशनल, कोई वजाहती ये पॉइंट होता है, एक्सप्लेनेटरी सॉर्ट ऑफ ये पॉइंट होता है। प्रोवाइजो में क्या कहता है? कहता है ये तो देखें ऐ ज़हीन और अच्छे बच्चों, यहाँ पे आपने क्या सीखा था? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की के लिए कम से कम कितनी मेजॉरिटी चाहिए? 3/4 ना। कहते हैं अगर 21 दिन से कम दिनों के नोटिस पीरियड पे कोई मीटिंग कॉल करनी थी, बोले क्या कहा? वैसे तो हमने यहाँ ये पढ़ लिया है कि कम से कम 21 दिन पहले आप नोटिस दें जिस मीटिंग में आपने ये करारदाद पास करवानी है, ठीक है। लेकिन अब नई बात मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर आपने 21 दिन से कम के नोटिस पीरियड पे मीटिंग कॉल करनी थी, मिसाल के तौर पे 15 दिनों के नोटिस पीरियड पे कोई अर्जेंट मैटर था, तो अगर फ़र्ज़ करें 21 दिन से कम पीरियड के नोटिस पे आपने मीटिंग कॉल करनी थी और उस मीटिंग में कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी थी। अच्छा मैं यहाँ पे बात रोक रहा हूँ जब तक कि ये जुमला आपको हिफ्ज़ ना हो जाए। बोलें क्या कहा मैंने? अगर बोलें 21 दिनों से कम दिनों के नोटिस पे मीटिंग कॉल की जानी थी और इस मीटिंग में कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवानी थी, तो इसमें कानून कहता है फिर 3/4 मेजॉरिटी से वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं होगी, बल्कि ऑल मेंबर्स अगर वोट देंगे तो वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगी। चेक करें, लिखा हुआ यहाँ पे, एंड डू हाईलाइट प्रोवाइजो के अंदर ऑल। ओके हो गया? सो इस टेक्निकल से पॉइंट का ज़रा ज़रूर जहन में रखना और याद रखना। फिर नहीं, फिर वो पास नहीं होगी। हाँ जी, फिर उसमें ठीक हो गया। तो 21 दिन के नोटिस पीरियड पे अगर मीटिंग कॉल हुई है जिसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवानी है, तो फिर कितनी? 3/4 मेजॉरिटी। और अगर 21 डेज से लेस के नोटिस पीरियड पे मीटिंग कॉल करनी है, जैसे 14 दिनों के नोटिस पीरियड पे, तो फिर उस मीटिंग में ऑल मेंबर्स अगर वोट देंगे करारदाद की हिमायत में, फेवर में, तो वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो सकेगी। ये है जी हमारा आज का टॉपिक। और अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है।